नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम ने क्या कुछ किया है दिन भर, उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली हैं। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए, जिनका आपसे होगा सीधा सरोकार। और आज हम लेकिन शुरुआत करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से। तो चलिए दिल्ली की अगर बात करें, जहां पर दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने मंत्री पद की शपथ ली। सौरभ के साथ ही साथ आतिशी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मौजूदगी में दोनों मंत्रियों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दोनों नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही विभागों के बंटवारे भी किए गए। आतिशी अब से शिक्षा, लोक निर्माण, बिजली और पर्यटन विभाग संभालेंगे। वहीं सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य, पानी और उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि दोनों मंत्री दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम करेंगे। आज सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी जी ने शपथ ली है नए मंत्रियों के तौर पे। उन दोनों को भी मैं बधाई देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मनीष जी और सतेंद्र जी खूब मन लगा के अच्छा काम कर रहे थे दिल्ली के लिए, उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए ये दोनों भी अच्छा काम करेंगे। तो चलिए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर मुहर लगी है। न्यूज इंडिया ने पहले ही विभागों के बारे में जानकारी दी थी। मंत्रिमंडल में शामिल होने की पहले ही जानकारी दी थी न्यूज इंडिया ने। आतिशी को मिला शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा और पर्यटन विभाग। सौरभ भारद्वाज को मिला स्वास्थ्य, नगर विकास, जल और उद्योग मंत्रालय। बड़ी खबर आज के दिन की, न्यूज इंडिया ने पहले इस बात की जानकारी दी थी। सहयोगी नमित ने पहले इस बात का जिक्र किया था कि कौन कौन से विभाग मिलने वाले हैं इन दोनों नेताओं को। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा इन्होंने और शपथ ग्रहण की वो तस्वीरें। देखिए, दिल्ली सरकार के दो हमारे सीनियर मंत्रियों को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को, झूठे आरोपों के तहत जेल में डाला गया है। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक हैं। लाखों गरीब बच्चों को उन्होंने अच्छा भविष्य दिया है। सत्येंद्र जैन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी देश को, दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। परंतु केंद्र सरकार ने झूठे आरोप लगाकर दोनों को जेल में डाला है। ये एक मुश्किल परिस्थिति है और इस मुश्किल परिस्थिति में उनकी जिम्मेदारियां हमें संभालने को मिली हैं। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रख कर अपना शासन चलाया था। तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे और दिल्ली वालों के काम को हम रुकने नहीं देंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे महत्वपूर्ण हमारी सरकार के लिए प्रोजेक्ट्स रहे हैं, योजनाएं रही हैं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो भी एक मुश्किल समय पर जिम्मेदारी है। पर जैसा मैंने कहा कि जब तक मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी वापस नहीं आते तब तक इस मोर्चे को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। वो दोनों जब जेल से छूटेंगे और हम उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द हो, तो फिर से वो दोनों ही अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। देखिए, जिन परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने एक षड्यंत्र करके हमारे दो बड़े नेता, हमारे एक तरह से आइडियल, हमारे बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब को जिस तरीके से जेल में डाला है, उन परिस्थितियों में आज हमें उनका काम संभालना पड़ रहा है। और जैसे भगवान राम 14 साल के वनवास पे भेजे गए और उनके पीछे उनके छोटे भाई भरत ने उनकी जिम्मेदारी संभाली, हम दोनों भी उसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं। और जैसे ही हमारे जो श्रद्धेय हैं सत्येंद्र जी और मनीष जी वापस आएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियाँ वापस संभालेंगे, ऐसी हमारी आशा है और ऐसी हमारी प्रभु से जो है हमारा विनय है कि ये जल्द हो।
तो सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। नमित, देखिए कुछ दिन पहले जिस बात का जिक्र आपने किया था और आपने विभागों के बंटवारे को लेकर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी दी थी उस पर मुहर लगी है। नमित, ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी 2-3 मर्तबा जब आपने जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी में ये हलचल होने वाली है वो होगी, और देखिए न्यूज इंडिया की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। नमित, कई जो तर्क थे, कई जो कारण थे वो भी मैंने बताए थे। हालांकि जब शपथ ग्रहण समारोह आज चल रहा था दोनों ही मंत्रियों का, चाहे आतिशी और सौरभ की बात करें, उससे 10 मिनट पहले ही मैं आपके साथ जुड़ा था। उस वक्त भी मैंने क्लियर कर दिया था कि शिक्षा मंत्रालय आतिशी को दिया जाएगा। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जो अब तक दिल्ली के अंदर शिक्षा का मॉडल रहा है, मनीष सिसोदिया भले ही शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन उनकी जितनी भी जो शिक्षा विभाग की बैठकें होती थी उसमें आतिशी हमेशा हिस्सा लेती थी। यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में जितना काम हुआ था उसमें आतिशी की भी काफी ज्यादा भागीदारी थी। यही वजह है कि उनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। जहां तक सौरभ भारद्वाज की मैं बात कर रहा हूं तो सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार में और दिल्ली कैबिनेट में ये हमेशा से होता रहा है कि कभी भी एक मंत्री के पास शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों नहीं दिए गए हैं। पहले हमने देखा था कि सत्येंद्र जैन के पास स्वास्थ्य विभाग था और मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा मंत्रालय था। हालांकि वो दूसरी बात है कि जब सत्येंद्र जैन जेल में चले गए तो स्वास्थ्य विभाग मनीष सिसोदिया के पास आ गया। लेकिन अब 2 नए मंत्री बने हैं तो ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग दोनों को अलग अलग मंत्रियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो सौरभ भारद्वाज को वाटर मिनिस्टर बनाया गया, यानी कि जल मंत्रालय उनको दिया गया है। उसके पीछे एक तर्क है, उसके पीछे तर्क यह है क्योंकि मौजूदा समय में सौरभ भारद्वाज दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और जो अध्यक्ष थे वो मनीष सिसोदिया थे, इसलिए उनको जल विभाग की काफी ज्यादा जानकारी है, उनको अनुभव भी काफी सारा है। और 2013 में जब 49 दिन की केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनी थी उस वक्त भी सौरभ भारद्वाज दिल्ली कैबिनेट का हिस्सा थे। तो इस वजह से सौरभ भारद्वाज को वाटर मिनिस्ट्री भी दी गई है। इसके अलावा अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो आज जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें शिक्षा मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री और जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, इसके अलावा पर्यटन विभाग, ये 4 मंत्रालय। लेकिन नमित, ये बात भी अब लोगों को माननी पड़ेगी कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को अगर जिम्मेदारी मिली है तो केवल अरविंद केजरीवाल का करीबी होने के नाते नहीं, जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने उस काम को बेहतर किया भी है। चाहे देखिए आतिशी की हम बात कर लें, शुरुआती दौर से शिक्षा मॉडल जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया, सिसोदिया के साथ कदम से कदम मिलाकर शिक्षा पर काम किया और उसी का नतीजा आज के दिन सबके सामने है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि गाहे बगाहे तमाम जो लोग हैं वो जो ये जरूर कहेंगे कल, और विपक्ष के लोग भी ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी आतिशी और सौरभ भारद्वाज माने जाते हैं, क्योंकि पार्टी की जो भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या फिर किसी एजेंडे को अगर पार्टी आगे लेकर चलती है तो उसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज हमें आगे दिखते थे। लेकिन मंत्री बनने के पीछे जो सबसे बड़े कारण थे वो मैंने आपको बताए। उसके अलावा अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों में से एक मनीष सिसोदिया थे, उसके बाद सौरभ भारद्वाज और आतिशी आते हैं। हालांकि इतना जरूर है कि इन दोनों के सामने चुनौतियां काफी ज्यादा हैं, क्योंकि जिस शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में चुनावी मैदान में उतरती थी उसको उसी तरीके से बनाए रखना ये सबसे बड़ी चुनौती होगा। और सौरभ भारद्वाज ने इस बात को दूसरे अंदाज में कहा। उन्होंने कहा कि जब 14 साल के लिए भगवान राम वनवास के लिए गए थे तो उनका जो कार्यभार था वो भरत ने संभाला था, ऐसे में वो भरत का काम करेंगे, क्या वो उस भरत की भूमिका सही तरीके से निभा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा, आतिशी ने एक बात और महत्वपूर्ण कही सागर, उन्होंने कहा कि जब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे तो वो फिर से उन विभागों की देखरेख करेंगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा लंबा वक्त लगेगा क्योंकि अब ईडी भी इस मैदान में कूद गई है। उम्मीद है, जो आशंका मेरे जो टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि कल जब बेल याचिका पर सुनवाई होगी रावलसंदी कोर्ट में मनीष सिसोदिया की, तो वहां पर ईडी गिरफ्तार कर सकती है मनीष सिसोदिया को। ये मेरे टॉप सोर्सेज बता रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि अब दिल्ली के अंदर कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, यानी कि पहले जो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे उस पद को अब दिल्ली सरकार ने खत्म कर दिया है। अब दिल्ली के अंदर कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, जो उनके पद थे वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। तो न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर लगी, विभागों के बंटवारों को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी न्यूज इंडिया की हर एक खबर पर आज के दिन मुहर लग गई है। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों और महिलाओं को सौगात दी। महिला दिवस के एक दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। सीएम ने यह भी बताया कि 10वीं क्लास के बाद अपर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों के लिए वित्तीय
साक्षरता के लिए पाठ पढ़ाया जाएगा। साथ ही बेटियों की स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इस दौरान सीएम शिवराज ने फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछा और कहा कि कमलनाथ जी, आपने वादा किया था कि बजट में महिलाओं के लिए ओवरऑल 40% का प्रावधान करेंगे, लेकिन आपने तो बेगा, सहरिया जैसी गरीब बहनों को सरकार की तरफ से मिलने वाले 1000 रुपए की आर्थिक मदद को भी बंद कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब दीजिए। तो वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी के विदेश में बीजेपी पर जाने पर भी निशाना साधा गया। मित्रों, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। होली के कारण कोई कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन इसके पहले भी हम कुछ चीज़ें बहनों के कल्याण के लिए कर चुके थे। लेकिन कल मैंने ट्वीट करके कुछ जानकारियां दी थी। एक, मध्य प्रदेश में हमने तय किया है सरकार ने कि हमारी जो बहनें हैं जो शासकीय सेवा में हैं, मातृत्व की जिम्मेदारी भी उनको संभालनी होती है। कई बार महिला होने के कारण कई और व्यस्तताएं उनकी होती है और इसलिए हमने तय किया है कि अतिरिक्त रूप से 7 दिनों का आकस्मिक अवकाश उनको और दिया जाएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वे इस अवकाश का उपयोग अतिरिक्त रूप से कर सकेंगी। अब ये उनके ऊपर है कि वो कब लें। हमने ये भी तय किया कि कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जाएगा जो महिला उन्मुखी होगा। बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, परंपरागत लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। हथकरघा और हस्तशिल्प की जो कारीगर हमारी बहनें हैं, कई जगह बहुत अद्भुत काम कर रही हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम कर रही हैं। उनको NID व निफ्ट संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइन्स और उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वो अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने कौशल को और निखार सके और बेहतर काम कर सके। ITI में अध्ययनरत जो बेटियां हैं उनको डिजिटल और वित्तीय लिटरेसी, अंग्रेजी कम्युनिकेशन और वर्क रेडनेस का 60 से 80 घंटे का प्रशिक्षण देने का फैसला भी हमने किया है। और राज्य की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत बेटियों को रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलाने का भी काम प्रारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपनी सभी बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, कमलनाथ जी से मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं। झूठ के सहारे कमलनाथ बेचारे हैं। वो पिछले चुनाव में भी झूठ के सहारे ही थे, वचन दे के पूरे नहीं किए, निभाए नहीं, और अब फिर नया वचन पत्र के रूप में नया झूठ पत्र बनाने का अभियान उनका चल रहा है। लेकिन पुरानों का क्या हुआ? मैं आज फिर पूछ रहा हूँ, कमलनाथ जी, आपने वादा किया था कि बजट में महिलाओं के लिए 40% का ओवरऑल बजट का प्रावधान करेंगे। आपने क्या किया? मैं फिर कह रहा हूँ, आपने बेगा, भारिया, सहरिया जैसी गरीब बहनों को जो 1000 रुपया महीना हम देते थे वो भी बंद कर दिए थे। आपके वादे का क्या हुआ? अब वो इतने कंफ्यूज है। देखो, एक तो मुझे तरस आता है कांग्रेस के नेतृत्व पर ही। वो विदेश में जाके बात कर रहे हैं, देश में कोई सुनता नहीं है, और ऐसी बचकानी बातें कि देश का सिर सर्व से झुक गया है। एक बच्चे की तरह वहां जाके रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है। जो कहना है आप देश की जनता के बीच में कहिए। मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि जब मैं गया था विदेश 2014 के पहले, तब मुझे कहा था वहाँ पत्रकारों ने वाशिंगटन DC में
तब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और मुझे पूछा था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर हैं। मेरा उत्तर था, भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो कांग्रेस के नहीं भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब इस तरह से विदेश में जाकर रोना, ये कांग्रेस के नेतृत्व की जो मानसिकता है, पराजित मानसिकता, हताश मानसिकता, निराश मानसिकता, उसी को दर्शाता है। अब विधानसभा में बात करते नहीं और करते हैं तो ऊट पटांग करते हैं। अब मुझे पूरी जानकारी नहीं, आपने बताया तो सही होगा, लेकिन अब राजभवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस अपने असर प्रभाव के साथ साथ समझ को भी। चलिए त्रिपुरा की बात अब करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री माणिक साह ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमारा मनोबल बढ़ाया और जिस तरह से उन्होंने देश के साथ ही साथ त्रिपुरा को आगे बढ़ाया, यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। सीएम साह ने आगे कहा कि हमारा बांग्लादेश के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है, जिससे त्रिपुरा का व्यापार काफी हद तक बढ़ेगा। हम लोगों ने त्रिपुरा में बहुमत के साथ सरकार बनाई है, इसके लिए मैं जनता को धन्यवाद करता हूँ। सुनिए आपने। हम लोग इतना कॉन्फिडेंस थे और खास करके हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह एक्टिस्ट पॉलिसी के माध्यम से त्रिपुरा को उन्होंने देखते हैं कि फिर से हमारा सरकार बनना ही था, भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी का जो अलायंस हम लोग के साथ है, ये सरकार आना ही था। तो जिस तरह हमारा ये गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सच्चाई के साथ जनता के लिए काम किए हैं और अंतिम व्यक्ति के लिए जिस तरह काम प्रधानमंत्री जी जिस तरह काम किए हैं, उसके आधार पर हम लोग निश्चिंत थे कि हमारा सरकार दोबारा आएंगे। और इसीलिए मैं सर्वप्रथम हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो जिस तरह उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया और जिस तरह देश के साथ साथ त्रिपुरा को आगे बढ़ाया, जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा को लिए सोचते हैं, ये आपका कनेक्टिविटी हो, ये एयरवेज ही हो, इंटरनेट हो, रेलवे हो, सब जगह में उन्होंने जिस तरह उन्होंने एड्रेस किया और जिस तरह त्रिपुरा में हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे यहाँ पर ब्रॉड गेज का कभी रेल आ सकता है। यहाँ से राजधानी भी जाता है, कंचनजंगा जा रहा है, 11 एक्सप्रेस ट्रेन त्रिपुरा से जा रहे हैं। नेशनल हाईवे का जहाँ तक सवाल है, यहाँ ऑलरेडी 7 नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, ऊपर से और नेशनल हाईवे कम से कम लगभग 7 नेशनल हाईवे का उसका आर्थिक मंजूरी भी दिया गया है। तो इस हिसाब से ये छोटा पहाड़ी प्रदेश है और खास करके हमारा जनजाति एरिया में ये कनेक्टिविटी इतना अच्छा हो गया, जहाँ पहले 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा लगता था, वहाँ अभी 2 घंटा, 1 घंटा इस तरह इस समय बचा के हम लोग पहुँच सकते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा जो कनेक्टिविटी इतना अच्छा हो गया यहाँ पर। चलिए इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।